Hello friends, welcome back in my new video and myself SK Gurwal, and now in this video we will talk about next topic ETS या फिर अपन कहें ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो एक अपन कहें एनर्जेटिक या फिर अपन कहें एनर्जी प्रोडक्शन करने वाला एक पाथवे है। ये पाथवे किसके बाद आता है तो अपन कहें कि जो हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है जैसे NADH है और FAD है जो क्रेब साइकिल ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के अंदर बनते हैं, उन सभी मॉलिक्यूल से ATP प्रोडक्शन जिस पाथवे में किया जाता है उस पाथवे को अपन कहते हैं ETS पाथवे। ETS पाथवे कहें या फिर ETC पाथवे कहें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि ETS की जो लोकेशन है located inner membrane of mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये देखने को मिलती है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर इट हैव 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इसमें प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं? 5 होते हैं। तो इनको अपन डायरेक्ट भी कह सकते हैं, यहाँ प्रोटीन ना लगाकर अपन डायरेक्ट भी कह सकते हैं इसको कि इसमें कितने कॉम्प्लेक्स बने होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्स बने होते हैं। और पाँचों जो कॉम्प्लेक्स हैं उन पाँचों से अपन कहें 4 तो ऐसे हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन गुजरता है और 5वां कॉम्प्लेक्स कैसा है जिसमें ATP का सिंथेसिस किया जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है उसको तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं 4, और 1 जो है लास्ट वाला जो अपन कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स 5th। ये जो कॉम्प्लेक्स 5th है इसमें ATP का प्रोडक्शन किया जाता है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं फॉस्फोराइलेशन कह सकते हैं। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है या फॉस्फोराइलेशन जो है वो किस में होता है? कॉम्प्लेक्स 5th के अंदर होता है, जिसे ATPase कहते हैं या फिर ATP सिंथेज कहते हैं, क्योंकि जिसके अंदर ATP का प्रोडक्शन किया जाता है। इस कॉम्प्लेक्स के बारे में आगे अपन बात करेंगे काफ़ी डिटेल के अंदर। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे अपन जिसमें केवल ATP सिंथेज की मतलब या उसके बारे में डिटेल्स उपस्थित हो। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कैरियर है? 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इसके अलावा अपन देखें कि एनर्जी जो या फिर अपन कहें इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से एक्सेप्ट किया जाता है इस चेन के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन डोनर कहें या इलेक्ट्रॉन जहाँ से अपन अपटेक करते हैं ETS के अंदर वो NADH से करते हैं या FADH से करते हैं। और ये जो कंपोनेंट हैं कहाँ पे बनते हैं? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन या फिर अपन कहें ये NADH और FADH बनते हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन देकर इस पाथवे को चलाते हैं। इस पाथवे में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स हैं इनको अपन ने क्या कहा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्स है। इनमें से अपन कहें जैसे ही इलेक्ट्रॉन पास होता है 1 कॉम्प्लेक्स से सेकंड से थर्ड से फोर्थ, उसी टाइम पर पास
इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन पास किया जाता है एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में, तो उनके बीच उसी टाइम पर कॉम्प्लेक्स के थ्रू प्रोटॉन पंप, तो प्रोटॉन को क्या किया जाता है, पंप किया जाता है, कहाँ पर, इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। जो आउटर मेम्ब्रेन और जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, उन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसे अपन क्या कहते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। तो उनके बीच में क्या किया जाता है, प्रोटॉन को पंप किया जाता है। जैसे जैसे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन अधिक हो जाती है, अपन देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे सपोज ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया की ये तो क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। ये जो कॉम्प्लेक्स है वो प्रेजेंट कहाँ होता है, तो अपन कहें इनर में, जैसे इस प्रकार से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स अरेंज रहते हैं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो इसने लिया किससे, NADH से। NADH से जैसे इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आगे पास करता है इस प्रकार से, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो आता है ऑक्सीजन के पास। तो इलेक्ट्रॉन को लास्ट में एक्सेप्टर कौन करता है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन इसे एक्सेप्ट कर क्या बना लेता है, H2O बना लेता है इस प्रकार से। तो वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इसको एक्सेप्ट भी कर लेता है, और ये इलेक्ट्रॉन इन सभी कॉम्प्लेक्स से होते हुए यहाँ पर तक पहुँचता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहुँचता है, उसी टाइम पर प्रत्येक कॉम्प्लेक्स के द्वारा यहाँ पर प्रोटॉन को पंप किया जाता है। जैसे इस प्रकार से, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो मेम्ब्रेन स्पेस है, उस मेम्ब्रेन स्पेस में धीरे धीरे जो अपन कहें प्रोटॉन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे जैसे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे यहाँ पर प्रोटॉन का एक प्रेशर क्रिएट होगा, और ये प्रोटॉन्स जो हैं इस फिफ्थ कॉम्प्लेक्स से होते हुए कहाँ पे आएंगे, बाहर की तरफ आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। और ये जो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इसी फोर्स के थ्रू यहाँ पर ATP का निर्माण किया जाता है, और इससे ATP का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से जो सिस्टम है वो देखने को मिलता है ETS के अंदर। आगे अपन बात करेंगे डिटेल में इन चीज़ों की, तो अभी आगे अपन डायग्राम के थ्रू अपन इसको देखते हैं। जैसे सबसे पहले अपन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, उसमें जो कैरियर प्रोटीन्स हैं उनका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले अपन दिखाएं ऊपर की तरफ, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन दिखाई गई है। इससे जस्ट नीचे अपन देख रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के बारे में दिखाया गया है, और ये जो बीचों बीच का दोनों जो है वो उसे क्या बोलेंगे अपन, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलेंगे। और इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर कैरियर इलेक्ट्रॉन जो प्रोटीन्स हैं वो प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर अपन कहें कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ। ये जो ATP सिंथेसिस वाला है इसे अपन कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। यहाँ से अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है उसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, तो यहाँ पर अपन कहें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनर जो है NADH2, या फिर अपन इलेक्ट्रॉन कहें अपन डायरेक्टली NADH, तो यहाँ से जो है वो तो बनेगा NAD, ये NAD प्लस बन गया। तो यहाँ से तो क्या निकल गया, यहाँ से तो अपन देखें प्लस प्रोटॉन्स, यहाँ से प्रोटॉन्स निकल गए। कितने प्रोटॉन्स, यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन्स निकल गए। अब इनमें से अपन कहें कि जैसे ही यहाँ ब्रेक डाउन होता है NADH का, तो इसमें से क्या निकलते हैं,
इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेंगे। जैसे ये कॉम्प्लेक्स में ये इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं तो सबसे पहले इसमें देखे जाए तो यहाँ पर जो कोफैक्टर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, F, M, N। इसके अलावा FeS आयरन कॉम्प्लेक्स या आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। इनके थ्रू इनके थ्रू होते हुए ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पहुंचते हैं किसमें, इस चैन के अंदर। तो इस चैन में इनके यहाँ पर देखा जाए तो अपन कहें यहाँ पर एक क्यूनॉन प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर अपन कहें यूबी क्यूनॉन प्रेजेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और इस इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स थर्ड तक पहुंचाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको पहुंचाने वाला कौन है, यूबी क्यूनॉन जो है 2 कंडीशन में हो सकता है, एक तो नॉर्मल अपन कहें ऑक्सीडाइज कंडीशन में और एक कहें अपन रिड्यूस कंडीशन में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यह एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करते ही ये रिड्यूस कंडीशन के अंदर आएगा, इसका मतलब पहले कौन सी कंडीशन में, ये ऑक्सीडाइज कंडीशन में है, इस प्रकार से। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ये, तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट होगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करते ही यूबी हाइड्रोक्विनोन, ये यूबी हाइड्रोक्विनोन के अंदर कन्वर्ट होगा और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे किस में पहुँचा दिया जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंदर पहुँचा दिया जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पाथवे है ये अपन ने देखा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से लेकर यूबी क्विनोन से लेकर कॉम्प्लेक्स थर्ड में। इसका मतलब जो सेकंड है वो डायरेक्ट अपन कहें इसकी लोकेशन, तो इनकी सभी की लोकेशन अपन ने कहाँ ड्रॉ की है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर अपन ने ड्रॉ की है। लेकिन जो सेकंड है उसको अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया की ड्रॉ ना कर माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स साइड के अंदर इसको क्या किया, अपन ने ड्रॉ किया है। यहाँ पर ये क्या है, मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स के अंदर ड्रॉ किया है किसको, सेकंड को, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के अंदर कंप्लीट धंसा हुआ नहीं रहता है, ये मेम्ब्रेन के टच रहता है और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर अपन देखे जाए इसका कोफैक्टर जो है वो क्या है, FAD है। और यहाँ से जैसे सक्सिनेट जो है, यहाँ पर अपन कहें सक्सिनेट किस में कन्वर्ट होता है, फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर क्या बनता है, इसको अपन ये भी कह सकते हैं, जैसे ये भी लिख सकते हैं FADH। और FADH जो है ये FAD का कोफैक्टर है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, FADH। और FADH जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट करेगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा FAD। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो यहाँ पर निकल जाएंगे, तो ये अपन प्रोटॉन दिखा सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन होते हुए ये किस में पहुँचेगा, पहले इसमें पहुँचेगा, किसमें, यूबी क्विनोन के पास पहुँचेगा। और यूबी क्विनोन जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है यहाँ पर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूबी क्विनोन या यूबी हाइड्रोक्विनोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कैसी कंडीशन, इसकी रिड्यूस कंडीशन है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते रिड्यूस हो जाता है और यहाँ जाता है, इससे इलेक्ट्रॉन जो आगे पहुँचेगा कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंदर पहुँचता है। तो यहाँ पर इसके प्रोस्थेटिक ग्रुप अपन दिखा सकते हैं, FADH2 और ये FMNH। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन होते हुए यूबी क्विनोन के पास में पहुँचता है, तो ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब अपन देखिए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जैसे ही NADH ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते वक्त यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से जाते हैं उसी टाइम पर जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन कहाँ पंप किए जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप किए जाते हैं। इसका मतलब अपन सीधा सा कहें
प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 प्रोटॉन को पंप करता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर अपने कितने 4 प्रोटॉन को ये क्या करता है, पंप करता है। सेम इसी प्रकार से जब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचता है, जैसे हो सकता है किसका इलेक्ट्रॉन पहुँचाए, पहले अपन NADH का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचाते हैं 2, तो यहाँ पर अपन कॉम्प्लेक्स देखें कि यहाँ पर साइटोक्रोम जो है B और साइटोक्रोम C1 प्रेजेंट होता है। तो यहाँ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास पहुँचेगा, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है इनके यहाँ पहुँचेगा, साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C1। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन इनसे क्रॉस करता है उसी टाइम पर इनमें से प्रोटॉन को पंप किया जाता है, और सेम प्रोटॉन को वहीं पंप किया जाता है कि जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन बराबर 2 प्रोटॉन को पंप किया जाता है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 4 प्रोटॉन को पंप किया जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ पर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती रहेगी, और जैसे जैसे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो अपन इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन का एक प्रेशर क्रिएट होता है। यहाँ पर जैसे जैसे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। आगे अपन देखें कि साइटोक्रोम C से जो इलेक्ट्रॉन है ये पहुंचता किसके पास, साइटोक्रोम C के पास। तो यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट की जाने वाली या फिर मूवमेंट करने वाली एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो काफ़ी कंजर्व प्रोटीन होती है। जैसे साइटोक्रोम C, यहाँ पर साइटोक्रोम C है, जो साइटोक्रोम C इसका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और ये मूवमेंट करते हुए अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, यहाँ पर देता है। ये मूवमेंट कर सकती है यहाँ से यहाँ तक। अपने डायग्राम में इतना क्लियर नहीं दिखा पा रहे हैं अपन, लेकिन अगर बड़ा स्पेस हो तो पहले ये यहाँ पर रहेगी, जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी और यहाँ से मूव करती हुई आगे की तरफ जाती है, और यहाँ पर जाकर अपना इलेक्ट्रॉन देती है, और वापस से कहाँ पे आती है, यहाँ पर ये आ जाती है इस प्रकार से। तो इसमें मूवमेंट करने की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। कॉम्प्लेक्स जो 4th है, इस कॉम्प्लेक्स में अपन देखें साइटोक्रोम A से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 तक पहुंचता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ तक पहुंचता है। पहले ये कौन सी कंडीशन में थे, ऑक्सीडाइज कंडीशन में थे, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन इनके पास पहुंचता है तो ये कौन सी कंडीशन में होते हैं, रिड्यूस कंडीशन में होते हैं। और लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास में आता है, लास्ट जो एक्सेप्टर है वो कौन है, ऑक्सीजन। लास्ट एक्सेप्टर है ऑक्सीजन है। जैसे ही ऑक्सीजन इसके पास में आते हैं तो यहाँ पर जो प्रोटॉन्स हैं, इस प्रकार से जो मैट्रिक्स में प्रोटॉन्स हैं वो प्रोटॉन्स यहाँ पर आकर बाइंड होते हैं। जैसे 4 प्रोटॉन अपन देखें, 4 प्रोटॉन और ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट होते हैं, वाटर के 2 मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन किया जाता है। तो लास्ट में ऑक्सीजन इसको क्या कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो इससे ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन में या फिर अपन कहें इस कैरियर प्रोटीन्स में इलेक्ट्रॉन जो घूमता है उस इलेक्ट्रॉन को लास्ट में एक्सेप्ट कौन करता है, तो अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन इसे क्या करता है, यहाँ पर एक्सेप्ट करता है। और किसकी सहायता से, प्रोटॉन को अपटेक करते हुए वाटर के मॉलिक्यूल के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। लेकिन इसमें जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरते हैं तो यहाँ पर भी अपन कह सकते हैं कि 4 प्रोटॉन को क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। इसका मतलब प्रत्येक जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ, इनमें से कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या करते हैं, प्रोटॉन को पंप करते हैं जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरता है। अपन जो कहें कॉम्प्लेक्स सेकंड है वो प्रोटॉन को पंप नहीं कर पाता है,
क्यों नहीं कर पाता है, कारण पूछा जाए तो आप कह सकते हो ये मेम्ब्रेन के अंदर कोई चैनल प्रोटीन या प्रोटीन के रूप में नहीं प्रेजेंट है। ये एक एंजाइम है जो क्रेब्स साइकिल में अपन पढ़ते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पर ये क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम है जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स साइड में प्रेजेंट होता है। तो इनकी एंजाइम की एक्टिविटी वो आगे अपन देखेंगे। जैसे इसके अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं NADH डिहाइड्रोजनेज प्रेजेंट है, यहाँ पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है, यहाँ पर भी जो है ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम है, साइटोक्रोम C है, यहाँ पर अपन कह सकते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट है। तो इनकी जो एंजाइम की जो बातें हैं वो आगे अपन बात करेंगे। अभी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे बातें कर रहे हैं अपन। इनकी डिटेल में अभी अपन स्टडी करेंगे कि कौन से कॉम्प्लेक्स में कौन से कोफैक्टर प्रेजेंट होते हैं और कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अभी अपन केवल थ्योरी को यहाँ पर समझ रहे हैं। आगे अपन देखें कि जैसे जैसे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे यहाँ पर pH क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, मतलब एसिडिक pH बढ़ती जाती है। ये जो प्रोटॉन्स हैं अधिक कंसंट्रेशन होने के कारण से कॉम्प्लेक्स फिफ्थ से होते हुए यहाँ पर क्या जाते हैं, किस में आते हैं, मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। मैट्रिक्स में 3 प्रोटॉन के पंप होने के कारण से ये जो हेड पोर्शन है इसे अपन कहते हैं ATPase, जिसमें ATP सिंथेसिस की मतलब अपन कहें एबिलिटी पाई जाती है। तो यहाँ पर जैसे ही प्रोटॉन पंप होता है तो यहाँ पर ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फ्यूज होकर या कंबाइन होकर फॉस्फोराइलेशन होता है, जिसके कारण से हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल ATP का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ATP का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जो है उसमें प्रोटॉन जैसे ट्रांसपोर्ट होता है तो प्रोटॉन की जो अपन कहें एनर्जेटिक जो पावर है या फोर्स है, उस फोर्स के कारण से एटीपेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, हेड में मतलब यहाँ पर 2 पोर्शन है एटीपेज वाला, एक तो F0 और F1। तो जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, F0 और F1 के अंदर। तो F1 जो है उसके अंदर एटीपेज की एक्टिविटी पाई जाती है, जिसके कारण से वो क्या करता है, प्रोटॉन के ग्रेडियंट को यूज में लेते हुए जो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उनको क्या करता है, ATP में कन्वर्ट करता है। तो ये इसका फंक्शन था। तो यहाँ पर अपन देखें कि कितने प्रोटॉन पंप किए गए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अपन कि 4th प्रोटॉन तो यहाँ पर पंप किए गए हैं, किसके द्वारा, NADH से देखें अपन। तो यहाँ पर 4th यहाँ पे पंप किया गया है और 4th यहाँ पे पंप किया गया है। तो कितने पंप हैं, NADH से 12 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन क्या किया गया है, पंप किया गया है। यहाँ पर अपन कहें कि एक ATP से प्रोडक्शन के लिए कितने प्रोटॉन पंप होते हैं, तो 3 प्रोटॉन पंप होते हैं। लेकिन जो एक प्रोटॉन जो है वो अपन कहें कि जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, यहाँ से अपन कहें साइटोप्लाज्म से प्रोटॉन को पंप किया जाता है, या फिर अपन कहें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पंप किया जाता है, उसके लिए एक प्रोटॉन की आवश्यकता होती है। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अंदर लेके आने के लिए एक प्रोटॉन की क्या हो सकती है, आवश्यक होती है। इसका मतलब 3 प्रोटॉन तो यहाँ पर पंप हुए हैं और एक प्रोटॉन यहाँ पर आवश्यक हुआ है। तो कितने प्रोटॉन की आवश्यकता हुई है, यहाँ पर 4 प्रोटॉन की आवश्यकता हुई है एक ATP के सिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं, यहाँ पे NADH से कितने बने हैं, यहाँ पर 4 प्रोटॉन पंप, मतलब 12 प्रोटॉन पंप किए गए हैं। इसमें से 4 प्रोटॉन बराबर 1 ATP और यहाँ पर 12 प्रोटॉन तो 3 ATP। इसका मतलब अपन कहें कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट होता है NADH2 से या NADH से, तो ATP के मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, 3 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं। अब यहाँ से अपन देखें FADH2 से अगर इलेक्ट्रॉन पंप होते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए हैं तो 4 तो यहाँ पर प्रोटॉन पंप किए गए हैं और 4 यहाँ पर प्रोटॉन पंप किए गए हैं।
तो यहाँ से कितने प्रोटॉन पंप किए जाते हैं? 8 प्रोटॉन पंप किए जाते हैं। और 4 प्रोटॉन से क्या बन रहा है? 4 प्रोटॉन से 1 ATP, एक ATP बन रहा है। तो इसी प्रकार से अपन कहें 8 प्रोटॉन के द्वारा 2 ATP का फॉर्मेशन किया जाता है। अपन जैसे पढ़ते भी हैं कि एक NADH बराबर 3 ATP, और यहाँ पर अपन कहें एक FADH द्वारा 2 ATP का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये जो फॉर्मेशन करने का मेथड है वो इस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि FADH2 के द्वारा केवल 2 कॉम्प्लेक्स के द्वारा प्रोटॉन को पंप किए जाते हैं। कितने प्रोटॉन हो गए? 4 प्रोटॉन को पंप किया गया है, जबकि NADH2 से 12 प्रोटॉन को पंप किए गए हैं। तो यहाँ पर 3 ATP बनते हैं एक NADH2 से, और एक FADH2 से कितने बनते हैं? यहाँ पर 2 ATP का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये अपना जो कॉम्प्लेक्स था, इन कॉम्प्लेक्स के बारे में अपन 1 बाय 1 डिटेल करते हैं कि इन कॉम्प्लेक्स में कौन से कॉम्प्लेक्स को आप अपन कहें इनहिबिटर डाल सकते हो, या अनकपलिंग जो मॉलिक्यूल है, केमिकल जो अनकपलिंग है, या फिर अपन कहें जो फिजियोलॉजिकल अनकपलर है, कौन से होते हैं, उनके बारे में भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। कौन से पाथवे को कौन सा इनहिबिटर ब्लॉक कर सकता है। तो यहाँ तक अपना आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले सिस्टम क्या है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ प्रेजेंट है। सबसे पहले जो NADH डिहाइड्रोजनेज है एंजाइम, उस एंजाइम के द्वारा यहाँ पर NADH को यूज में लेते हुए इलेक्ट्रॉन को तो इस पाथवे में पंप कर मतलब रनिंग कर दिया जाता है, और प्रोटॉन को यहाँ पर पंप कर दिया जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से UV क्विनोन से ऑक्सीडाइज से होते हुए UV हाइड्रोक्विनोन से कन्वर्ट होते हुए, मतलब ऑक्सीडाइज कंडीशन कन्वर्ट इनटू रिड्यूस कंडीशन से इलेक्ट्रॉन को पास करते हुए इलेक्ट्रॉन को साइट कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंदर पहुंचाया जाता है, जहाँ पर साइटोक्रोम B जो है वो इलेक्ट्रॉन को कहाँ पहुंचा देता है? साइटोक्रोम C1 के अंदर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचता है? साइटोक्रोम C के अंदर। और साइटोक्रोम C है वो एक मूवमेंट करने वाली एक प्रोटीन होती है, जो कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन को लेकर कहाँ पे देके आती है? कॉम्प्लेक्स फोर्थ के देके आती है। कॉम्प्लेक्स फोर्थ में साइटोक्रोम A जो है, साइटोक्रोम A से इलेक्ट्रॉन पहुँचाता है साइटोक्रोम A3 तक, और यहाँ से जो प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन लास्ट में कहाँ पहुँचता है? ऑक्सीजन के पास पहुँचता है। और ये ऑक्सीजन जो इस इलेक्ट्रॉन को यूज में लेते हुए क्या बना लेता है? वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। लेकिन प्रत्येक जो कॉम्प्लेक्स है, प्रत्येक कॉम्प्लेक्स को द्वारा प्रोटॉन को पंप किया जाता है। ये प्रोटॉन का पंप जो जैसे जैसे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, वैसे वैसे एक प्रेशर क्रिएट होता है। इस प्रेशर से ये प्रोटॉन कहाँ से निकलते हैं? कॉम्प्लेक्स फिफ्थ से होते हुए मैट्रिक्स में आते हैं, और इसी फोर्स के कारण से यहाँ पर क्या होते हैं? ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में फ्यूज होते हैं प्रेजेंस ऑफ ATP, या फिर अपन कहें F1 पार्टिकल के द्वारा या ATPase पार्टिकल के द्वारा, जिसके कारण से बनता है ATP मॉलिक्यूल। तो ये जो पाथवे था ये था अपना ETS पाथवे। आगे अपन 1 बाय 1 इसके कॉम्प्लेक्स के बारे में डिटेल से देखते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स सबसे पहले अपन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट देखते हैं। जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है उसको मैंने आपको पहले ही बताया था। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है वो NADH UV क्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम के नाम से जाना जाता है। और इसको अपन देखें तो यहाँ पर इसे अपन NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? NADH है। और इसी के साथ साथ ये जो कॉम्प्लेक्स है पंप फॉर प्रोटॉन, ये जैसे इलेक्ट्रॉन पास होते हैं यहाँ से तो कितने इलेक्ट्रॉन को या कितने प्रोटॉन को पंप करते हैं? 4 प्रोटॉन को पंप करते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर प्रोटॉन को क्या करते हैं? पंप करते हैं। इसके अलावा अपन देखें इसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स जो है मल्टी सब यूनिट प्रोटीन से बना हुआ है। मल्टी सब यूनिट प्रोटीन से बना हुआ है या एंजाइम बना हुआ है। इसके अंदर अप्रोक्स देखा जाए तो
40 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है। कितने प्रोटीन से बना हुआ है ये? 40 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर देखा जाए तो इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो कौन से हो सकते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप पहले तो अपन कहते कैसे हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप कोई भी ऐसे ग्रुप हो जो किसी भी एंजाइम के साथ में पर्टिकुलर या फिर परमानेंटली क्या हो, कोवलेंट बॉन्ड से बाइंड हो, जो हमेशा रिएक्शन के पहले भी वो बाइंड रहे, रिएक्शन के दौरान भी बाइंड रहे और रिएक्शन के बाद भी क्या रहे, परमानेंट वो बाइंड रहे। ऐसे जो ग्रुप हैं उसे अपन क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, जो परमानेंट मतलब कहें एंजाइम के साथ बाइंड होते हैं। तो यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो कौन से आ जाएंगे? जो 2-FeS कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा यहाँ पर अपन कह सकते हैं 2S, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं 4Fe4S। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो इसमें क्या होते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है FMN ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ अपन कहें क्लस्टर के रूप में 6 से 7 FeS क्लस्टर प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने आपको बताया भी आपको, जो 2FeS या 4FeS के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर एक तो MN ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसके अलावा 6 से 7 FeS प्रोस्थेटिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। यहाँ से अपन देखें कि जो कॉम्प्लेक्स है अपना फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो यूवी क्विनोन के पास में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगला अपन कंपोनेंट देखें तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से लेकर कॉम्प्लेक्स थर्ड तक जो बीच में जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है उसको अपन क्या कहते हैं? यूवी क्विनोन प्रेजेंट होता है। यूवी क्विनोन एक मॉलिक्यूल है जो क्या है? एक मोबाइल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से लेकर? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड से कॉम्प्लेक्स थर्ड तक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। यूवी क्विनोन जो है वैसे देखा जाए तो एक नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है, नॉन प्रोटीन, क्योंकि ईटीएस में सभी जो कॉम्प्लेक्स है वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। ये एक नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है। ये एक कहा जाए तो ये एक लिपिड डेराइवेटिव है, लिपिड डेराइवेटिव है। इसका मतलब पर कहे ये ट्रू लिपिड भी नहीं है, तो लिपिड की डेराइवेटिव है, इसका मतलब नॉट ट्रू लिपिड। नॉट ट्रू लिपिड। ये जो हैं वो बने किसके होते हैं? अपन कहें जो ट्रपिन्स हैं, पॉलीट्रिपिन का एक एग्जाम्पल है। पॉलीट्रिपिन का एग्जाम्पल है ये। तो इसका अपन कह सकते हैं मोर देन 40 कार्बन का एक बना हुआ पॉलीट्रिपिन होता है। और इसके अलावा अपन देखा जाए तो ये कैसे होते हैं? लिपिड सोल्यूबल होते हैं। या फिर अपन कहें जो अल्कोहल है उसमें क्या होते हैं? ये सोल्यूबल होते हैं। लिपिड सोल्यूबल अपन उसी को बोलते हैं जो अल्कोहल के अंदर क्या हो? सोल्यूबल हो। वाटर में ये सोल्यूबल नहीं होते हैं क्योंकि लिपिड के बने हुए मॉलिक्यूल हैं। तो ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा यूवी क्विनोन। और यूवी क्विनोन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकेंड से होते हुए कॉम्प्लेक्स थर्ड तक।
आगे अपन देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेकंड कॉम्प्लेक्स देखें तो FADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज। इस एंजाइम को अपन कह सकते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। एक चीज़ और बताई मैंने आपको कि ये जो एंजाइम है वो मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई नहीं रहते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हैं लोकेटेड इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन या इनर साइड ऑफ मैट्रिक्स के साइड में ये प्रेजेंट होती है। जैसे अपन ये इनर मेम्ब्रेन बनाएं, ये इनर मेम्ब्रेन है तो इनर मेम्ब्रेन के ये यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है वो इसके अंदर धंसा हुआ रहता है। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है इस प्रकार से। या इसके अलावा इसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप जो हैं वो होते हैं एक तो FAD और FAS क्लस्टर। तो FAD और FAS क्लस्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में। इसके अलावा इसमें ये जो एंजाइम है उसका जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है सक्सिनेट, और इसको ये कन्वर्ट करता है किसमें, फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है। और इसी टाइम पर क्या बनता है, FADH2 का फॉर्मेशन किया जाता है। और ये जो स्टेप है वो स्टेप किससे लिंक है, अपन कहें क्रेब साइकिल में अपन देखते भी हैं कि सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है। उसी टाइम पर क्या बनता है, यहाँ पर जो FADH2 है उसका फॉर्मेशन किया जाता है। इसका मतलब इसके बीच में जो एंजाइम प्रेजेंट है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, उसी की बात कर रहे हैं अपन। और ये जो एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, जो किस में भी पार्टिसिपेट करता है, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड के रूप में पार्टिसिपेट करता है किसमें, ETS के अंदर। तो यहाँ पर ये जो था कॉम्प्लेक्स सेकंड था, ये इसमें प्रोटॉन को पंप नहीं कर पाता है, ये प्रोटॉन को पंप नहीं करता है जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पर अब आ जाएगा अपना कॉम्प्लेक्स थर्ड। यहाँ से अपन कॉम्प्लेक्स थर्ड देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स जो थर्ड है उसे अपन क्या कहते हैं, यूबिक्विनोन साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज। और ये जो इसके नाम से भी है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्टर, कहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ये यूबिक्विनोन से एक्सेप्ट करता है। और इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, यूबिक्विनोन से लेते हुए कॉम्प्लेक्स थर्ड, और कॉम्प्लेक्स थर्ड से साइटोक्रोम C, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, पंप या ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेता है, यूबिक्विनोन से लेता है। पहले जो साइटोक्रोम जो है, इसमें साइटोक्रोम दो प्रकार के प्रेजेंट होते हैं, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1, ये इसके कॉम्प्लेक्स हैं। इसके अलावा इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करें अपन तो इसमें प्रेजेंट होते हैं एक तो हेम B 566 566, ये इसके प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं। इसके अलावा हेम B 562, इसके अलावा साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1, इसके अलावा FAS आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो इनसे जो इलेक्ट्रॉन है, अपने इनको देखते भी हैं कि इनके जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ से पहुँचता है, कि साइटोक्रोम B जो है, साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C1 के बीच में पहुँचता है।
इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 तक पहुंचते हैं। इसमें अपन कॉम्प्लेक्स देखते हैं कि इसमें साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1 प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं यहाँ तक, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसके पास में पहुँच जाता है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं साइटोक्रोम C के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एक कंजर्व प्रोटीन होती है साइटोक्रोम C, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेते हुए ये आगे किसके पास पहुँचा देता है, कॉम्प्लेक्स 4 के पास में पहुंचा दिया जाता है। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स 3 है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेता है, यूबी क्विनोन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और यूबी क्विनोन किस में कन्वर्ट होता है, रेडॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है अपनी ऑक्सीडाइज कंडीशन के अंदर। और ये जो है इलेक्ट्रॉन, ये अपन कहें साइटोक्रोम C है, वो रिडॉक्स कंडीशन, मतलब अपन कहें रिड्यूस कंडीशन के अंदर कन्वर्ट होता है। और जैसे ही रिड्यूस कंडीशन में कन्वर्ट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से साइटोक्रोम B से होते हुए साइटोक्रोम C के पास, और साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचा देता है, साइटोक्रोम C के पास पहुँचा दिया जाता है। साइटोक्रोम C जो है वो एक रिजर्व प्रोटीन है या कंजर्व प्रोटीन होती है, जो आगे अपन बात करेंगे साइटोक्रोम C के बारे में। जैसे आगे अपन देखें साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C पहले भी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट कहाँ पे है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट प्रोटीन जो है उसी को अपन क्या कहते हैं, साइटोक्रोम C है। साइटोक्रोम C जो है वो इलेक्ट्रॉन अपटेक करता है कहाँ से, साइटोक्रोम B1 से साइटोक्रोम C1, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है कॉम्प्लेक्स 3 से, और मूवमेंट करते हुए ये यहाँ से जो साइटोक्रोम A है, साइटोक्रोम A3 है, इनके पास में इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पहुँचाता है। इसका मतलब ये मूवमेंट करता है। और लोकेशन कहाँ पे है, सबसे पहले लोकेशन प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं लोकेटेड इनर मेम्ब्रेन साइड, या अपन कह सकते हैं इनर मेम्ब्रेन के इंटरस्पेस साइड, इंटरस्पेस साइड के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसे अपन कह सकते हैं कि ये एक हाईली रिजर्व प्रोटीन है, हाईली कंजर्व प्रोटीन। हाईली कंजर्व्ड प्रोटीन कहाँ से लेकर, अपन नॉर्मल कहें कि जो पहले से ईस्ट है या ईस्ट से ह्यूमन तक अपन क्या कह सकते हैं, इसे ईस्ट क्या है, एक फंजाई है, वहाँ से लेकर ह्यूमन तक इसे कंजर्व प्रोटीन के रूप में, फाइलोजेनेटिक ट्री के रूप में यूज में लिया जाता है। तो अपन इसके बारे में डिस्कस करें कि किस प्रकार से है ये। तो हाईली कंजर्व प्रोटीन है कहाँ तक, ईस्ट टू ह्यूमन, ईस्ट से लेकर ह्यूमन तक ये क्या है, कंजर्व प्रोटीन है। इसके अलावा यूज्ड फॉर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। और अपन कह सकते हैं स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। किसी भी स्पीसीज़ की ओरिजिन अपन देखें या कौन सी स्पीसीज़ किसके नज़दीक है, किससे वो दूर है, तो उनकी स्टडी करने के लिए अपन क्या यूज़ में लेते हैं, उन दोनों ऑर्गेनिज्म की अपन साइटोक्रोम C यूज़ में ले सकते हैं, और दोनों की जो सीक्वेंसिंग है उनके द्वारा अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से प्रोटीन में कितना डिफरेंस आ रहा है या उनका ओरिजिन कब हुआ होगा। तो ये अपन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखने के लिए भी अपन इनकी जो सीक्वेंसिंग है वो कर सकते हैं, सीक्वेंसिंग ऑफ साइटोक्रोम C प्रोटीन, इसकी सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, जिसके कारण से आप ये पता लगा सकते हो कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके
नियरेस्ट है। इसके अलावा साइटोक्रोम सी जो है इफ कम आउट इनटू साइटोप्लाज्म, अगर ये साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलती है साइटोक्रोम सी, तो वहाँ पर एक सिग्नल देती है, सिग्नल टू एपोप्टोसिस, जो अपन ने एपोप्टोसिस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया भी था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एपोप्टोसिस में पार्टिसिपेट करता है। एपोप्टोसिस किसे कहते हैं? नेचुरल डेथ को, प्री प्लान्ड नेचुरल डेथ को कहते हैं। इसे अपन प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए कौन से सेल्स को अपन क्या करते हैं? डेड करते हैं, तो उसके लिए एपोप्टोसिस की प्रोसेस यूज में आती है। और उसके एपोप्टोसिस का जो सिग्नल है वो देने के लिए कौन सा मॉलिक्यूल रेस्पॉन्सिबल है? तो साइटोक्रोम सी जो है वो सिग्नल देता है एपोप्टोसिस का। आगे अपन देखते हैं कॉम्प्लेक्स जो फोर्थ है वो अपन कहें इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट है उसका लास्ट कॉम्प्लेक्स है। और इसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लास्ट इसका जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो क्या है? ऑक्सीजन है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर अपन कॉम्प्लेक्स को कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स फोर्थ जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कहाँ से करता है? इलेक्ट्रॉन अपटेक फ्रॉम साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ये एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा इसमें जो एंजाइम एक्टिविटी है वो कौन सी है? तो अपन एंजाइम एक्टिविटी कह सकते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो अभी बताया था भी कि इसके एंजाइम का नाम भी क्या है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, जो पहले ऑक्सीडेज के स्टेज में रहता है, उसके बाद में ये रिड्यूस कंडीशन के अंदर आता है। तो ये रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट में एक्सेप्ट कौन करता है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आ जाएगा रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा प्रोस्थेटिक जो ग्रुप है वो कौन से हैं? तो अपन कह सकते हैं हेम ए, हेम A3। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कॉपर A+, और अपन कह सकते हैं कॉपर प्लस B, कॉपर A, कॉपर B। इसके अलावा कॉपर प्लस A3, ये सभी इसके क्या हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें कई बार पूछा भी जाता है कि जो कॉपर आयन है वो कौन से कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है? तो कॉपर आयन कौन से में प्रेजेंट है? कॉम्प्लेक्स फोर्थ के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका अपन एक डायग्राम देखें छोटा सा, जैसे इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये मतलब इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इस प्रकार से। और एक कॉम्प्लेक्स कौन सा है? फोर्थ है। यहाँ पे जो प्रोटीन है वो है साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन जो है वो पहुँचाया जाता है कॉम्प्लेक्स फोर्थ के अंदर। कॉम्प्लेक्स फोर्थ में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है कॉपर ए के द्वारा। कॉपर ए के द्वारा इलेक्ट्रॉन को किया जाता है एक्सेप्ट किया जाता है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो पहुँचाया जाता है साइटोक्रोम ए के द्वारा। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो पहुँचाया जाता है कॉपर बी। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये पहुँचाया जाता है कॉपर A3। कॉपर A3। इस प्रकार से इन कॉम्प्लेक्स से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट में पहुँचाया जाता है ऑक्सीजन के पास।
और यहाँ से जो प्रोटॉन है वो जुड़ते हुए यहाँ पर बना लेंगे 2 वाटर के मॉलिक्यूल। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर ए से लेकर कॉपर A3 तक पहुँचता है, जो बीच में क्या आते हैं, साइटोक्रोम ए आता है और साइटोक्रोम बी आता है, या फिर अपन कहें कॉपर बी आता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को पंप किया जाता है। अगर अपन कहें कि यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट हो, इफ ऑक्सीजन एब्सेंट, यदि ऑक्सीजन क्या हो, एब्सेंट हो, यदि ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स थर्ड के बीच में क्या रहेगा, घूमता रहेगा। और कॉम्प्लेक्स अगर इलेक्ट्रॉन जो है अगर यहाँ रहेगा, इलेक्ट्रॉन लास्ट में यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, तो अपन क्या कह सकते हैं, NADH और FADH ये इसी फॉर्म में क्या रह जाएंगे, स्टेबल। ये इसी फॉर्म में क्या रह जाएंगे, स्टेबल रह जाएंगे, जिसके कारण से काफ़ी ऐसे पाथवे हैं जो इनके ऊपर डिपेंड करते हैं एनर्जेटिक, कि इनसे क्या बनना चाहिए, ATP बनना चाहिए। और ATP के कारण से क्या होगा, अनेक जो पाथवे हैं वो चलते रहते हैं। लेकिन अगर ATP का प्रोडक्शन नहीं होगा तो यहाँ पर जो है धीरे धीरे एक्यूमुलेशन किसका बढ़ जाएगा, इसका एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा। एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा यहाँ पर NADH का और FADH का, इनका लेवल बढ़ जाएगा। और धीरे धीरे सेल्स के अंदर जो FAD और NAD इनका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनका लेवल कम होगा तो ये पाथवे के अंदर क्या होंगे, ज़रूरत है इनको, काफ़ी पाथवे ऐसे हैं जिनके अंदर इनकी क्या होती है, ज़रूरत होती है, वो सभी पाथवे क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, जिनके कारण से मैनी पाथवे ब्लॉक्ड, मैनी पाथवे ब्लॉक्ड। जैसे क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल में FAD की भी आवश्यकता है और NAD की आवश्यकता है, वो पाथवे क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है। ये किस फॉर्म में अवेलेबल है, ये तो इस फॉर्म में अवेलेबल है, इनको ये यूज़ में ले नहीं सकता, इसलिए पाथवे क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। इसलिए ऑक्सीजन का यहाँ पर होना और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक स्टेप देखी जाती है। तो ये जो रोल प्ले करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा हाई नेगेटिव टू लेस नेगेटिव की ओर ट्रांसपोर्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन अपन कहें इलेक्ट्रॉन फ्लो हाई नेगेटिव टू लेस नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पंप होते हैं। और लेस नेगेटिव से भी अपन देखें तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं पॉजिटिव रिडॉक्स, पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल। उस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से होते हुए और यहाँ तक इलेक्ट्रॉन पहुँचता है। जैसे अपन देखें रिडॉक्स पोटेंशियल जो है रिडॉक्स पोटेंशियल -0.3 है, जबकि एक रिडॉक्स पोटेंशियल जो है वो है माइनस या फिर अपन कहें प्लस 0.2। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इनमें से ये तो जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को डोनर होगा, क्योंकि मोर नेगेटिव, तो मोर नेगेटिव कौन सा, ये है, तो मोर नेगेटिव ये तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनर। और ये क्या है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को लेस नेगेटिव है, मतलब कह सकते हैं अपन, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, एक्सेप्टर। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने हाई नेगेटिव पावर से लेस नेगेटिव पावर की ओर क्या करता है, मूवमेंट शो करता है। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का।
आगे अपन देखें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से लेकर कॉम्प्लेक्स कहाँ तक आ गया, कॉम्प्लेक्स 4 तक आ गए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से लेकर 5th तक आ गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन लास्ट के अंदर कहाँ पहुँच जाता है, ऑक्सीजन के पास में पहुँच जाता है। जैसे जैसे ये कंडीशन आती है वैसे वैसे जो प्रोटॉन्स है उन प्रोटॉन्स को पंप कहाँ पे किया जाता है, प्रोटॉन को पंप किया जाता है इंटरस्पेस। इंटरस्पेस में प्रोटॉन को पंप किया जाता है। तो यहाँ पर अपन कहें कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, NADH है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, NADH। NADH से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स 3rd और कॉम्प्लेक्स 5th से होते हुए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं लास्ट के अंदर, या मतलब प्रोटॉन जो है वो मेम्ब्रेन में चले जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं। तो ये जो कितने प्रोटॉन को पंप करता है, 4 प्रोटॉन, ये भी 4 प्रोटॉन और ये भी 4 प्रोटॉन। टोटल प्रोटॉन जो है वो 12 प्रोटॉन है। ये 12 प्रोटॉन का क्या किया इसने, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप किया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो एक ATP कितने प्रोटॉन से बनता है, 4 प्रोटॉन से बनता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कितने प्रोटॉन हैं, 12 प्रोटॉन है, तो यहाँ पर 3 ATP का प्रोडक्शन करता है। सेम इसी प्रकार से FADH से अगर इलेक्ट्रॉन निकले या प्रोटॉन पंप किए जाए तो प्रोटॉन सेकंड में जाएगा और मतलब 3rd में और 4th में, 2 जगह से प्रोटॉन पंप करेगा। प्रत्येक से प्रोटॉन का पंप कितना करता है, 4 प्रोटॉन, और यहाँ से भी 4 प्रोटॉन को पंप करता है। तो यहाँ जो टोटल प्रोटॉन है वो कितना हो जाएगा, 8 प्रोटॉन, और 8 प्रोटॉन बराबर 2 ATP। 2 ATP को क्या बनाया जाता है, FADH2 से बनाया जाता है। तो ये ATP का इनका क्या है, प्रोडक्शन है। इनमें जो प्रोटॉन को बनाने के लिए, या फिर अपन कहें ATP को बनाने के लिए इन प्रोटॉन को पंप करना होता है, पंप मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में वापस से पंप करना होता है। अभी कहाँ पे है, तो ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस में है, और यहाँ से पंप करेंगे। जैसे ये कॉम्प्लेक्स क्या है, 5th कॉम्प्लेक्स है। यहाँ से जो प्रोटॉन जो हैं, कंसंट्रेशन प्रोटॉन की है इस प्रकार से, ये प्रोटॉन यहाँ पर पंप करते हैं। जब 3 प्रोटॉन यहाँ पर पंप करते हैं तो एक ATP का सिंथेसिस किया जाता है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ADP मिलकर एक प्रोटॉन का या ATP का सिंथेसिस करता है। कितने प्रोटॉन पंप होते हैं, जब 3 प्रोटॉन पंप होते हैं। एक प्रोटॉन मैंने आपको बता दिया, एक प्रोटॉन कहाँ पे यूज में आता है, जब मेम्ब्रेन से यहाँ से अपन कहें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेके आया जाता है, तो यहाँ पर एक प्रोटॉन यूज में ले लिया जाता है इस प्रकार से। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेके आने के लिए एक प्रोटॉन की आवश्यकता होती है। एक प्रोटॉन यहाँ पे यूज में आता है, प्लस 3 प्रोटॉन यहाँ पे यूज में आता है, तो 4 प्रोटॉन लगते हैं, इन्वेस्ट होते हैं किसमें, एक ATP के मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन में। तो यही मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर 4 प्रोटॉन जो है वो यूज में आते हैं किसमें, एक ATP के मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स 5th आ जाएगा। इसके अलावा ये जो ATP बनते हैं यहाँ पर, ये ATP यहाँ पे यूज में नहीं आकर ये ATP कहाँ चले जाएंगे, साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, और इसी प्रकार से यहाँ से पंप कर दिए जाते हैं ADP।
एडीपी तो अंदर आता है और एटीपी यहाँ पर साइटोप्लाज्म में बाहर जाता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे पाथवे हैं जो साइटोप्लाज्म में चलते हैं और एनर्जी यूज़ में आती है। उन एनर्जी को कहाँ से यूज़ में लिया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी को बाहर भेजा जाता है, और जो एनर्जी यहाँ पर इन्वेस्ट हुई है उनसे क्या बना है? एडीपी बना है। इन एडीपी को क्या है? अंदर की तरफ भेज दिया जाता है, और ये एडीपी यहाँ पर यूज़ में ले लिया जाता है, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज़ में लेकर वापस से एटीपी का प्रोडक्शन किया जाता है। ये जो अपन कहें, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को अपन कह सकते हैं कि इसे एडेनाइलेट ट्रांसपोर्टर इसे अपन कहते हैं, एडेनाइलेट ट्रांसपोर्टर कहते हैं, जिसके अंदर से एडीपी अंदर की तरफ लिया जाता है और एटीपी बाहर की तरफ छोड़ा जाता है। अपने देखें अपन कि जो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है, या सबसे पहले अपन कॉम्प्लेक्स फोर्थ देखें। कॉम्प्लेक्स फोर्थ नॉर्मल कंडीशन में कितने प्रोटॉन को पंप करता है? तो अपन कहें कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 4 प्रोटॉन को क्या करता है? पंप करता है। अगर सपोज न्यू थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर अपन देखा जाए कि जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ है वो NADH कितने प्रोटॉन पंप, मतलब प्रोटॉन पंप करे? 2 प्रोटॉन को पंप करे। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें NADH से, यहाँ पर अपन देखें NADH से अगर 2 प्रोटॉन पंप करते हैं तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में तो कितने हैं? 4 प्रोटॉन, थर्ड में भी 4 प्रोटॉन, और फोर्थ में 2 प्रोटॉन। यहाँ पर कितने हो गए? 10 प्रोटॉन। और 10 जो प्रोटॉन हैं उनसे कितने एटीपी बनते हैं? क्योंकि एक एटीपी कितने से बनता है? 4 प्रोटॉन से बनता है। प्रोटॉन कितने आपके पास में? 10 हैं, तो एटीपी कितने बनेंगे? 2.5 एटीपी। 2.5 एटीपी बनते हैं न्यू थ्योरी के अकॉर्डिंग। और अगर अपन यहाँ से FADH से स्टार्ट करें तो FADH2 से सीधी सी बात है, ये कॉम्प्लेक्स तो कट कर दो, केवल एक तो ये बचेगा और एक ये बचेगा। तो यहाँ पर कितने होंगे? 6 प्रोटॉन पंप होंगे, और 6 प्रोटॉन यदि पंप होंगे तो 4 से 1 एटीपी, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.5 एटीपी, 1.5 एटीपी। ये एटीपी बनते हैं। तो ये एक न्यू थ्योरी के अकॉर्डिंग है कि अगर एक NADH से अगर कॉम्प्लेक्स फोर्थ जो है वो कितने प्रोटॉन को पंप करता हो, तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन को अगर पंप करता हो तो यहाँ पर NADH2 है, इससे तो बनेगा 2.5 एटीपी, और इसके अलावा FAD है, उससे क्या बनेगा? FADH से 1.5 एटीपी बनता है। आगे अपन कॉम्प्लेक्स फिफ्थ की स्टडी जो है वो आगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, जिसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की स्टडी की जाती है। इसके अलावा इसके जो जितने भी इनहिबिटर हैं उनके बारे में, या फिर अपन कहें अनकपलर जो एजेंट हैं उनके बारे में भी आगे अपन एक लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तो यहाँ तक अपना ETS था। ETS में किसी प्रकार के कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स चैनल को फर्स्ट टाइम देखते हो, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जो CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी लाइफ साइंस से रिलेटेड, MSc एंट्रेंस से रिलेटेड या MSc से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो सभी स्टूडेंट्स हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी अपने वीडियोज़ है उनको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रेंड्स हैं उनको हेल्प हो सके। तो अपन उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।